हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EMI। क्लियर है। चलिए इस EMI को शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहला टर्म जो हमें इस चैप्टर में सीखना है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करूँ मैं तो छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस नॉर्मली। कोई भी एक सरफेस एरिया ले लिया हमने, छोटा सा सरफेस एरिया, जैसे कि ये कोई सरफेस है, इसका छोटा सा सरफेस एरिया लिया मैंने DA। अब इस DA में से एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग जितनी है उसको रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस स्मॉल एरिया DA नॉर्मली, परपेंडिकुलरली। ठीक है। If the angle between the direction of the field and the normal to the surface is theta, normal to the surface मतलब जो एरिया की जो डायरेक्शन होगी बच्चे वो होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस बात को आप ध्यान रखें, जो एरिया की डायरेक्शन होती है। The flux passing through the surface can be expressed as phi b is equals to b dot a, that means BA cos theta। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है हमारे पास BA cos थीटा और हमने यहाँ पर छोटा सा फ्लक्स डिफाइन किया है d फाई, जिसको हम लोगों ने B डॉट DA लिख दिया है। ज़रूरी नहीं है हर DA में से सेम मैग्नेटिक फील्ड हो, बट अगर हर DA में से सेम मैग्नेटिक फील्ड है दैट मीन्स मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर आ जाए तो एरिया इंटीग्रेट होकर कैपिटल A हो जाएगा। दैट मीन्स फाई कैन बी रिटन एज B डॉट A फॉर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट ऑल द एलिमेंटल एरियाज। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हम B डॉट A यूज़ कर सकते हैं, जिसको डॉट प्रोडक्ट ओपन करके हम लोग लिख सकते हैं BA cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है। सो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इस डायग्राम से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये एक सरफेस थी, दिस इज अ सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया होगा, एरिया वेक्टर, और यहां पर आप देखिए दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। आगे बात करते हैं। इफ देयर आर n नंबर ऑफ द कॉइल्स देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल विल बी NBA cos थीटा। आप देखिए फाइन जो होता है हमारे पास वो NB डॉट A होता है एक्चुअल में। n क्या है? नंबर ऑफ द लूप्स या नंबर ऑफ द कॉइल्स। अगर एक कॉइल है, ये बहुत सारी कॉइल्स हैं, इसके थ्रू B इस तरीके से पास हो रही है और एरिया भी इसी डायरेक्शन में है, तो हर कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज BA। लेट से अगर कोई एंगल भी होता है इनके बीच में तो BA cos थीटा होता। तो हर कॉइल के थ्रू जब BA cos थीटा होना था, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे हर n कॉइल्स के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो NBA cos थीटा हो गया। ये यही बात इन्होंने यहाँ पर समझाई है कि फ्लक्स अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स है तो n टाइम्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जस्ट एक मैप करने का तरीका है जिससे हम लोग फील्ड को स्टडी कर सकते हैं कि डायरेक्शन वगैरह किधर जा रही है। बट जो फ्लक्स है वो एकदम रियल कॉन्सेप्ट है और स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। WB से हम शो करते हैं बच्चे, दिस इज वेबर। ठीक है। और इसी को हम लोग टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की हमने यूनिट टेस्ला बना ली, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे देखते हैं। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज ml स्क्वायर T-2 A-1। A इज फॉर इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सिंपल देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स ही है इस चैप्टर में जो पूरा हमें करना है, तो ध्यान से एक एक चीज करते चलेंगे। द सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस 0.2 मीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है 1/π, इसकी रेडियस हमें गिवन है 0.2। ये सब देखो ऐसा यूनिट में ही है। इन सच अ वे दैट द डिस्क मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा दे रखा है 60 डिग्री, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डिस्क के बीच में 60 डिग्री है, तो वही एरिया वेक्टर में भी एंगल हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा रहा है तो फाई हम लोग कर देंगे BA cos थीटा से निकाल देंगे। B कितना है 1/π, एरिया कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर, दैट मीन्स 0.2 का स्क्वायर, cos थीटा cos 60 डिग्री दैट मीन्स 1/2। तो पाई ने पाई को जान से मार दिया, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2
इंटू 1/2, दैट इज 0.02 वेबर। दैट मीन्स सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? आगे बढ़ें। ये नीट 2022 का, सॉरी नीट 22 का नहीं, नीट 2008 का क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है? 22 का तो अभी आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कंडक्टर बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई होता है कि जिस फिनोमेना से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं या ईएमएफ इंड्यूस करते हैं कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करके, दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ जीनियस नेम्ड माइकल फेराडे। ठीक है? फेराडे बच्चे एक जीनियस आदमी थे जिन्होंने काफ़ी काम किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी आगे आ जाएगा। तो इन्होंने बताया था, माइकल फेराडे ने, कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज हो। किस तरीके से बताया था? इसको बोलते हैं फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस क्या कहता है ये लॉ? समझ लीजिएगा इस चीज़ को। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इस डायग्राम में हमारे पास एक हाथ से इस मैग्नेट को या तो अंदर या फिर बाहर मूव कराया जा रहा है। तो जब भी इसको मूव कराएंगे तो क्या इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? वापस से यहाँ लिख देता हूँ एक बार, B.A। ठीक है, छोटा सा अगर डिफाइन करें तो B.D हो जाएगा। तो क्या इसको अंदर या बाहर मूव कराने से इसके थ्रू लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। अगर ये दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ये गैल्वेनोमीटर के पास इन्होंने रखा हुआ देखा कि डिफ्लेक्शन आ रहा है। जब हमने कॉइल के थ्रू मैग्नेट्स को मूव कराया और अगर उस कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है, तो गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस विच कैन मेजर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ करंट। तो वहां पर डिफ्लेक्शन इसमें देखा जा सकता है। तो डिफ्लेक्शन जैसे इसमें देखा गया तो फेराडे को समझ में आ गया, ओ अच्छा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रही है। तो इसी पर इन्होंने अपना लॉ दिया। एक बार रीड कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए, Faraday's law of electromagnetic induction states that the magnitude of the induced EMF in the circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the circuit. Mathematically, it can be expressed as EMF is equal to minus d phi b by dt. This minus comes by the Lenz law. ये माइनस लेंस लॉ से आया है जिसमें वो बताते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी EMF इंड्यूस्ड की। ठीक है, बट अभी हम इस पर गौर करते हैं कि इन्होंने ये समझाया था, इसके मैग्नीट्यूड पर गौर करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड पर हम बात करें तो d phi by dt है। मतलब ये कि अगर फाई चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। ये फेराडे ने हमें समझाया था। इफ देयर आर n नंबर ऑफ कॉइल्स, अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी तो वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देन द EMF इंड्यूस्ड इज, अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स हुई तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं बच्चे, माइनस n टाइम्स d phi by dt। क्लियर है? देखिए, दिखाई दिया आपको? आगे बढ़े। नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द EMF प्रोड्यूस, हेंस द डायरेक्शन ऑफ द करंट प्रोड्यूस्ड। तो EMF किस डायरेक्शन में आएगा और करंट किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें ये नेगेटिव साइन बताता है। ठीक है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में ही समझ रहे होंगे लेंस लॉ के द्वारा। ठीक है, ये फेराडेज के कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, एक बार इसको देख लीजिए। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बार मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू द कॉइल इज जीरो और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम इज जीरो, देयर विल बी नो EMF इंड्यूस इन द कॉइल बिकॉज ऑफ नो चेंज इन लिंक्ड फ्लक्स। अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुई, जैसे कि मान लो एक हमने बार मैग्नेट ले ली और एक हमने कॉइल ले ली, ठीक है, लेट्स से दिस इज बार मैग्नेट और ये कॉइल है। अगर मैंने इसको मूव कराया, अगर रिलेटिवली कोई वेलोसिटी नहीं है इनके बीच में, जैसे मान लो जितना मैं हैंड को मूव, कॉइल को मूव करा रहा हूँ उतना ही बार मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ, तो अगर इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो हमें यहाँ पर कोई भी इंड्यूस्ड EMF देखने को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर नो रिलेटिव मोशन, तो कोई भी यहाँ पर करंट या हमें
डायरेक्शन इसके अंदर हमने नहीं दिखाई। ठीक है, आप देखो यहाँ पर भी मैग्नेट वी से चला रहे हैं और इस कॉइल को भी वी से चला रहे हैं। यहाँ पर भी देखो नो रिलेटिव मोशन, दैट मीन्स नो फाई चेंज। तो फाई कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स डी फाई बाई डी टी जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ई एम एफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। बिकॉज अगर फाई कांस्टेंट हुआ तो डिफरेंशिएशन जीरो, दैट मीन्स ई एम एफ इंड्यूस जीरो। यहाँ पर देखिए नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। ठीक है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हुआ तो फिर कोई भी किसी भी तरीके का हमारे पास इंडक्शन नहीं होगा। 2019 का क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे इसको जल्दी। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको भी एक बार। अ कॉइल विद 800 टर्न्स एंड 0.05 मीटर स्क्वायर, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं और एरिया दे रखा है, इफेक्टिव एरिया इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड दिस। ठीक है, फाइंड द EMF इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी कोप्लेनर एक्सिस इन द टाइम पीरियड ऑफ दिस। अब टाइम आपको गिवन है कि टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड है। इस टाइम पीरियड में फाई चेंज हुआ है, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। फाई फाइनल क्या हो जाएगा, दैट इज बी ए कॉस 90 डिग्री घुमा दिया इसको। फाई इनिशियल कितना था, बी ए कॉस 0। यहाँ पर देखो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स 800 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। एरिया हमारे पास है 0.05 इंटू कॉस 90, दैट इज 0। तो ये हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे 800 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एरिया की वैल्यू हमारे पास 0.05 इंटू कॉस 0 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, कितना आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए पॉइंट चले जाएंगे, इन दोनों 0 से मल्टीप्लाई होकर तो 540 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होके 40 5 से मल्टीप्लाई होगा अगेन 200 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम्स 200 इंटू 10⁻⁻5। क्लियर है, ये आ जाएगा फाई इनिशियल वेबर का। अब फाई आ गया हमारे पास इनिशियल, तो क्या मैं EMF को लिख सकता हूँ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पर देखो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। फाई फाइनल तो मेरे पास 0 था, माइनस इनिशियल था 200 या 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। 200 गिवन था और टाइम था 0.1 सेकेंड। तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², दैट इज 0.02। ठीक है, वोल्ट्स में। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर देखो 200 इंटू 10⁻5 था ना, तो इनके जीरोस जो है मैंने पावर के संग एडजस्ट करके 2 इंटू 10⁻³ कर दिया था उसको। तो इस तरीके से आप छोटी मोटी कैलकुलेशंस कर सकते हैं बच्चे। आगे बढ़ें, आगे बात करते हैं लेंस लॉस के बारे में। लेंस का क्या लॉ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था। लेंस ने क्या समझाया था, क्या नाम था इनका पूरा, द जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच फ्रेडरिच लेंस deduced a rule to determine the polarity of the induced EMF in the concise way। इन्होंने क्या बोला था, he formulated a law which is known as a Lenz law and can be stated as, इन्होंने क्या बताया था, ध्यान से देखिए, the polarity of a induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in the magnetic flux through it। बहुत ही शानदार लॉ इन्होंने दिया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, इन्होंने बोला कि पोलरिटी ऑफ इंड्यूस EMF इस तरीके से होगी कि उससे जो करंट आए वो EMF इंड्यूस होने के कॉज को ही अपोज करेगा। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आप घूम सकते हैं इस चीज में। क्या, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक। अब EMF का कॉज क्या है, EMF का कॉज है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करे करंट इस तरीके से आएगा। ठीक है, the polarity of the induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। ठीक है, when north pole of the bar magnet is pushed towards the coil, the magnetic flux through the coil increases।
इसको समझ लेते हैं एक बार। अगर मेरे पास कोई कॉइल है, ये कॉइल को मैंने कर दिया फिक्स्ड। अगर मैं अब इसके पास एक नॉर्थ पोल लेके आऊँगा, ये मैं पुश करूँगा अंदर की तरफ, अगर मैं इसको पुश करूँ कॉइल के अंदर की तरफ, तो क्या होगा, कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगी। इस तरीके से समझिए आप। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो जाएगी अगर मैं, मतलब ये पूरी नहीं बनाई मैंने, ये ऐसे करके घूम के वापस साउथ की तरफ भी आ रही होंगी, पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है, बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम। जब ये मैग्नेटिक जो हमारे पास बार मैग्नेट है ये पास में जाएगी कॉइल के, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एंटर हो रही है वो चेंज होती हुई हमें देखेंगी कॉइल के अंदर। ठीक है, ये वाली भी अंदर आ जाएगी, ये वाली भी अंदर आ जाएगी। अगर पास में लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे तो उसका ये वाली भी बाहर आ जाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेरी करेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा दैट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, फैराडे ने कही थी। बट अब लेंज ने इस चीज को समझाया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उससे जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी कि वो अपने ईएमएफ इंड्यूस के कॉज को अपोज करे। अब ईएमएफ इंड्यूस का कॉज क्या है, फ्लक्स चेंज होना। फ्लक्स चेंज होने का कॉज क्या है, इस नॉर्थ पोल का अंदर आना। अब इस नॉर्थ पोल के अंदर आने की वजह से करंट को इंड्यूस होना है, तो करंट इस तरीके से आएगा कि इसके आने को ही अपोज करने लग जाए। कई बार बच्चे को कंफ्यूजिंग लगता है, बट थोड़ा सा आप ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। नॉर्थ पोल इस तरीके से अंदर आ रहा है, करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा इसके अंदर सच दैट नॉर्थ पोल के आने को ही अपोज करे। चलिए बना लेते हैं इसके। अगर मैं फ्रंट से देखूं तो इसमें करंट इस तरीके से आएगा। मैं किधर से देख रहा हूं बच्चे, इस डायरेक्शन से, जिधर से मैग्नेट जा रही है अंदर, इधर से अगर कॉइल को देखा जाए तो कॉइल बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि वो रिपेल करना चाहता है बार मैग्नेट को सच दैट वो अपने कॉज को ही अपोज करे। लेंज लॉ ये तो कह रहा है कि मैग्नेट अगर आ रहा है तो यही कॉज है करंट इंड्यूस होने का, इसी को अपोज करवाना है। तो वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड करे, दैट मीन्स वो नॉर्थ पोल की तरह यहाँ पर बन जाए। तो इसको देखो बच्चे, हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, आपको समझा दूँ मैं। ये वो नॉर्थ पोल के लिए नॉर्थ की तरह बिहेव करने लग जाएगा। दैट मीन्स वो बार मैग्नेट की तरफ से अगर आप देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करने लग जाएगा अपनी तरफ। ये आप देखिए, दिस इज नॉर्थ पोल। मतलब ये नॉर्थ पोल तो बनाने का तरीका है ताकि आप ये समझ जाएं कि करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अगर आप नॉर्थ पोल को दूर ले जाने लग जाओगे तो ये अट्रैक्शन करने के लिए ये अपने आप के अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। अगर दूर जाएगा तो ये कॉइल जो है मैग्नेट को पास में लाने की कोशिश करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अगर ये पास जाएगा तो दूर भगाने की कोशिश करेगी। बस इतना सा फंडा है, मतलब हमेशा उसके अगेंस्ट में काम करना है जो भी फ्लक्स को चेंज कर रहा है। अब आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, फ्लक्स कौन चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर एक एक करके हम केसेस पढ़ लेते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पुश टूवर्ड्स द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इंक्रीजेस। सही बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। The current is induced in the coil in the anti-clockwise direction with respect to the observed standing on the side of the magnet. मैग्नेट के साइड खड़े होकर देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट जाता हुआ दिखेगा, जिससे कि वो पास आते हुए नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट को अपोज कर पाए। द पोलरिटी ऑफ द फेस ऑफ द कॉइल विल बी सिमिलर। इस तरीके से आप देख सकते हो, नॉर्थ पोल जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगा। यहाँ पे मतलब नॉर्थ की तरफ बिहेव करने लग जाएगा। तो जब नॉर्थ एक तरफ होंगे तभी तो रिपल्शन होगा। अब यहाँ पे देखो नॉर्थ को दूर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द, इसको इधर रख लेते हैं, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द मैग्नेट। द पोलरिटी ऑफ द फेस ऑफ द कॉइल विल बी सिमिलर टू द साउथ पोल। यहाँ पर साउथ पोल की तरह बना लेगा वो, दैट मीन्स क्लॉकवाइज करंट यहाँ पर फ्लो होगा। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर मैं बार मैग्नेट को पास में ले जाऊं, मतलब नॉर्थ पोल को पास में ले जाऊं या नॉर्थ पोल को अवे ले जाऊं या साउथ पोल को पास में ले जाऊं या साउथ पोल को अवे ले जाऊं, इस तरह के केसेस फैराडे ने बहुत सारे करके देखे थे बच्चे, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। इसी को बोलते हैं हम लोग लेंज लॉ।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई एज शोन, इसमें शोन नहीं है बच्चे, मैं बना देता हूँ, इसमें डायग्राम मिसिंग है। इस तरीके से देखिए, एक एक्स है एक वाई है, एक्स टू वाई हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ अलॉन्ग एक्स एंड वाई। द ए बी सी डी इज अ कॉइल, यहाँ पे एक कॉइल है ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ कॉइल एडजेसेंट टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन एनी इफ एनी इंड्यूस इन द कॉइल। बताइए क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करके गया है तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होगी। आप इस तरह की बात कर सकते हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा होगा तब सोचिए, और जब यहाँ से दूर जा रहा होगा तब सोचिए। तो अगर आप हाफ हाफ करके इसको सोचेंगे बच्चे, तो देखिए क्या होगा, आपको ये बात समझ में आएगी। जब इलेक्ट्रॉन पास आ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंक्रीज़ हो रही होगी, और फिर जब ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रही होगी। तो दोनों केसेस में एक बार मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज़ हो रही है तो अलग तरीके से काम होगा, और जब डिक्रीज़ हो रही है तो अलग तरीके से काम होगा। मतलब डिक्रीज़ हो रही है तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इंक्रीज़ हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो लेंथ लॉ के हिसाब से कॉइल में करंट इस तरीके से आएगा कि वो इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश करें। तो डायरेक्शन यहाँ पे रिवर्सल होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा द करंट विल बी रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। समझ में आ गया? आगे बढ़े। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इंड्यूस्ड करंट। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय वेरिंग द डिफरेंट क्वांटिटीज एज शोन बिलो। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बी डॉट ए के हिसाब से भी समझें या एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए, तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। अब यहां पर देखो आपको कितनी क्वांटिटी दिख रही है। फाई को चेंज करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूं। नंबर ऑफ कॉइल्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये तो एक अलग ही फैक्टर हो गया, फिजिकली चेंज लेके आ रहे हैं उसके अंदर। बी चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो फाई चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज करोगे फाई चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज करोगे तो भी फाई चेंज हो जाएगा। किसी भी वजह से फाई चेंज हो रहा हो, अगर फाई वेरिएबल है टाइम के साथ, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई किस वजह से चेंज हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई चेंज हो रहा है दैट मीन्स ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आप एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया चेंज कर दोगे तो भी हो जाएगा। बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है उसको चेंज करोगे तो भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ द कॉइल्स, एन चेंज करके भी हो जाएगा। समझ में आया? किसी भी वजह से अगर चेंज हो रहा हो मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे कोई मतलब नहीं है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर क्लोज लूप है तो करंट भी इंड्यूस होगा। ओके, यहां पर एक बात समझेंगे आप, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे। करंट इंड्यूस्ड इन अ लूप, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, देन द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी गिवन बाय, आप देखो आपको ईएमएफ तो पता पड़ गया माइनस डी फाई बाई डी टी है। अगर करंट की पूछी जाए और आपको रेजिस्टेंस दे रखा है तो ई बाई आर हो जाएगा करंट, दैट इज 1 बाई आर माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। क्लियर है? और करंट आपको एक बार पता पड़ जाए तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज इंड्यूस, ये हम निकाल सकते हैं इंटीग्रल आई डी टी से। आई को आप पुट कर दीजिए तो आप देखोगे 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी इंटू डी टी, मॉड निकाल लिया मैंने, तो आप देखोगे डी टी से डी टी कट गया, ये आ जाएगा 1 बाई आर डेल्टा फाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, चार्ज इंड्यूस्ड का फॉर्मूला हमारे पास डेल्टा फाई बाई आर, ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम, चार्ज फ्लो।
तो चार्ज फ्लोइंग इन अ सर्किट इन अ टाइम dt कैन बी गिवन बाय दिस। ठीक है क्या? ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे अब। अ सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस 2 मीटर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड 0.04 टेस्ला। इफ इट्स रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड थ्रू द कॉइल। ठीक है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन बच्चे। A circular loop of radius 2 meter is placed in the magnetic field of the magnitude this। यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 0.04 टेस्ला, रेडियस गिवन है आपको 2 मीटर की। इफ़ इट्स रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt दे रखा है, डिक्रीज हो रहा है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं क्या। फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड थ्रू द कॉइल। अब आप देखो ईएमएफ का फॉर्मूला है -d∅/dt, माइनस फाई के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, b डॉट a, दैट मीन्स BA cos थीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कुलर लूप है, प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द, हमें थीटा नहीं गिवन, हम इस तरीके से मान लेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने लूप रखा है सच दैट थीटा यहाँ पर 0 हो रहा है, तो हम B को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा dA/dt। तो B एरिया है πr² मेरे पास, πr² को डिफ्रेंशिएट किया तो आप देखो क्या क्या बाहर आ जाएगा यहाँ से, -b, पाई बाहर आ गया, r² का डिफ्रेंशिएशन 2r dr/dt, वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है बच्चे, -0.04 टेस्ला में ही है, इंटू पाई इंटू 2, r की वैल्यू हमारे पास है 2 मीटर, इंटू dr/dt की वैल्यू आप देखिए कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, -2 सेंटीमीटर में दे रखी है, तो 0.02 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10.048 इंटू 10⁻³ समथिंग आंसर आ जाएगा वोल्ट्स में। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई सबको बात। आगे बढ़ें, आगे बात करेंगे बच्चे हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में। मोशनल ईएमएफ में क्या होता है, जब भी देखो कोई भी कंडक्टर, कोई भी रॉड, कोई भी किसी भी तरह का कंडक्टर किसी भी शेप का, जब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो सकता है, देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पर आप देखो, दिस इज लेंथ L, दिस इज V एंड दिस इज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। आप ये देखो तीनों ही परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने ले लिए हैं एग्जाम्पल में। इफ़ वी कंसीडर अ स्ट्रेट conductor of length L moving in a magnetic field B with a velocity V and all are mutually perpendicular to each other, then the motional EMF induced in a conductor are या can be expressed as, आप ये देखो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला A से B तक, और इसका जो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है दैट इज BVL। अगर हमारे पास तीनों ही परपेंडिकुलर हैं तो इस तरीके का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, आपको याद रखना है हमारे पास कि एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है परपेंडिकुलरली तो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज BVL, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 4.4 मीटर इज मूव्ड विद द स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर इज, फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। BVL लगाया हमने तो ईएमएफ देखिए कितना इंड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है और वेलोसिटी हमारे पास है, दैट इज 0.9 ऐसा यूनिट में ही है, 7 मीटर पर सेकेंड एंड 0.4, तो ये आ जाएगा 2.52 वोल्ट्स। क्लियर है, सॉल्व कर लेंगे इसको।
तो ये हमारे पास डी ऑप्शन विल बी राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। दिस इज नीट 1995 क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो कंडक्टर मोशन में है, बट मोशन किस तरीके से है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन ना करके वो एक रोटेशन कर रहा है फिक्स एक्सिस के अबाउट, अगर ओमेगा से घूम रहा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा ईएमएफ का, दैट इज बी वी सी एम इंटू एल। इसको आप याद रख लेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा एल बाई 2 वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, याद कर लो इसको बच्चे। अगर एक कंडक्टर को मैंने इस तरीके से घुमा दिया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ एक कंडक्टर को, अगर इस तरीके से आप घुमाओगे किसी भी कंडक्टर को, तो वो जिस ओमेगा से आप घुमा रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ये आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अ रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला इन अ प्लेन ऑफ अ व्हील। ठीक है, फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड इन इट्स एंड। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा देंगे, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला ऐसा यूनिट में, ओमेगा की वैल्यू भी 10, एल दे रखा है 50 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.5 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5 वोल्ट्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे, बात करते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी की। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन वेरीज विद टाइम, जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रीजन में वेरी करेगी टाइम के साथ, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, और अगर वहां पे कोई चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मोशन भी करेंगे। तो देख लीजिए, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन वेरीज विद द टाइम, then an electric field will induce within and outside the region. Mathematically Faraday says that E dot dl closed integral अगर हम करेंगे, this is d phi by dt नेगेटिव में। ठीक है, यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम बोल रहे हैं, दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स इट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप बना सकती है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं बना सकती थी। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चे कुछ कुछ। यहाँ पर देखिए, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्टेशनरी चार्ज। जो स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था, जिसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होती। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बच्चे, ये क्लोज लूप बना सकती है। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है बच्चे, एक क्लोज लूप में डायग्राम दे दिया था, वो पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉसिबल है? हाँ है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती है, बट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड कर्व्स। द फोर्स रिलेशन F is equals to Q is valid for this field. चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स लगेगी लगेगी। द फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव टाइप है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली कंजर्वेटिव होती है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल इज नॉट मीनिंगफुल इन दिस। फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E डॉट डी एल क्लोज लूप में जीरो नहीं होता, बट अगर क्लोज लूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखेंगे वो जीरो हो जाता है। ठीक है, द वर्क डन on a unit charge for a complete revolution in a loop of the electric field is equals to the EMF of the loop. The direction of the induced electric field will be same as that of the induced current. तो जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, अब वो करंट एक्चुअल में इंड्यूस हो क्यों रहा है? वो एक्चुअल में तो जब EMF की मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रही है, तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने बोला EMF जनरेट हो जाता है, जो फैराडे हम लॉ पढ़ रहे हैं। बट वो एक्चुअल में होता कैसे है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है। अब उस कंडक्टर है वहां पर कोई, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराएगी और करंट
इंड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही करंट फ्लो हो जाता है। फिर समझ गए, आगे बढ़ते हैं। Circular coil of radius 2 cm having 50 turns is placed perpendicular to the magnetic field and the magnetic field changes from 2 Tesla to 4 Tesla in 3.14 second. Find the EMF induced in the coil. आंसर निकालिए। तो यहां पर देखो आप, रेडियस हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से B1 से B2 जा रही है, दैट मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, और टाइम भी हमें गिवन है डेल्टा टी। देखिए अगर हम EMF की बात करें दैट इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। अब n की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर हम बात करें बी ए कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन डी टी, ये एरिया बाहर आ जाएगा डी बी बाई डी टी। अब यहाँ पर हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन चेंज इन टाइम की बात कर लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 टर्न्स है, एरिया कितना हो जाएगा पाई 2 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 0.02 का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फाइनल 4 - 2 टेस्ला अपॉन टाइम कितना लगा 3.14। सो दिस विल गिव्स यू द आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चे तो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 0.04 वोल्ट्स। क्लियर है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हमारे पास डी फाई बाई डी टी करना था, नंबर ऑफ लूप्स भी दे रखे थे, तो एन डी फाई बाई डी टी हो गया। अब वहां से एरिया को बाहर ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को लिख लिया 4 - 2। क्लियर है? टाइम हमें दे रखा था। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चे, बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है तो पहले इसमें नोट कर लेंगे। व्हेन करंट इन अ कॉइल इज चेंज्ड, जब करंट चेंज होता है कॉइल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फ्लक्स भी चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। देन फ्लक्स related to the coil changed, so an EMF is induced। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारे पास करंट चेंज होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ये बात आप समझ सकते हो। दैट मीन्स अगर मैं एन फाई लिखते हैं, एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज एल, तो यहाँ पे एल हो जाएगा मेरे पास एन फाई बाई आई, और फाई को भी अगर हम लिख लें बी ए कॉस 0 बाई आई, तो मेरे पास ये एल जो है इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसकी यूनिट हमारे पास होती है हेनरी। तो अगर एक कॉइल के लिए हम बात कर रहे हैं तो कॉइल में जब करंट चेंज होगा तो उसके थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड है वो भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब फ्लक्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो अगर फ्लक्स को करंट के प्रोपोर्शनल कर दिया तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो एल आएगा दैट इज नोन एज अ सेल्फ इंडक्टेंस एल, और इसके लिए हमारे पास एन बी ए बाई आई, मतलब फाई अपॉन आई हमारे पास का फॉर्मूला हो गया, इसकी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल इज कांस्टेंट, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। तो आप यहाँ पे फाई टोटल अपॉन आई से सेल्फ इंडक्टेंस को निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे पास ईएमएफ होगा दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो आपको बस इतना याद रखना है, इस पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे। क्या क्वेश्चन आ जाएगा? अगर वो बोलते करंट कांस्टेंट है तो आपको इस तरीके से एल निकाल देना है फाई अपॉन आई से,
ठीक है। और अगर बोल दे कि करंट चेंज हो रहा है तो आप E अपॉन डी आई बाई डी टी से निकाल सकते हैं माइनस का। क्लियर है। वैसे जो हमारे पास इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंकेज टू द करंट है। फ्लक्स अपॉन करंट हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होता है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं फॉर्मूले पर एक बेस्ड। द करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस इंडक्टर विल बी। आप देखो करंट की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 एम्पियर और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 5 हेनरी। आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं? फटाफट से कर दीजिए। हो गया। तो आप यहाँ पे देखो L का फॉर्मूला हमारे पास 5/T होता है, तो 5 निकालना है, दैट इज L इंटू 5L बाई आई होता है, तो ये आ जाएगा L इंटू आई। तो L है हमारे पास 5 हेनरी इंटू 2.5, दैट इज 12.5 वेबर। दिस विल बी द आंसर। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बी विल बी द आंसर। ठीक है। और देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर कुछ नहीं, L इज इक्वल टू अभी हमने दिखाया था एन बी ए बाई आई था फॉर्मूला। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पुट कर देंगे, दैट इज म्यू नॉट एन आई, और फिर आप उसको एलोबरेट कर देंगे तो आप इस फॉर्मूले पे पहुँच जाएंगे, दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें, एल इज द लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉलिनॉइड, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड। ये क्वेश्चन आ चुका है कि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ सेल्फ इंडक्टेंस का क्या रिलेशन है। तो स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, माइनस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या प्रोपोर्शनलिटी, ये क्वेश्चन आ चुका है। इफ द सॉलिनॉइड इज प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ द रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, तो आप देखो यहाँ पे म्यू नॉट के साथ म्यू आर भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है आपको, फॉर्मूला एज इट इज है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप इसको याद कर लें, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी देख लीजिए, नीट में 1993 में आ चुका है। द नंबर ऑफ द कॉइल्स इन द सॉलिनॉइड इज एन, देन द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज एज एन स्क्वायर। अभी फॉर्मूला हमने बताया आपको, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, दिस इज एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड। क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे प्रोपोर्शनलिटी पूछी जा सकती है या इन सब की वैल्यूज देके क्वेश्चन करवाया जा सकता है आपसे। क्लियर है बच्चे? इतना सही है बस। ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? व्हेन द करंट पासेस थ्रू अ प्राइमरी कॉइल और द करंट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द टाइम इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नियर बाई सेकेंडरी कॉइल विल ऑल्सो चेंज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। तो प्राइमरी कॉइल में अगर टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो भी चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एज पर द लेंस लॉ एन ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल विच विल रिजल्ट इन द इंडक्शन ऑफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज अ म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर आप देखो दो कॉइल ले ली हमने यहाँ पर, तो इस कॉइल के अंदर जब हम करंट को वेरी करेंगे तो ये जो फ्लक्स लिंक्ड होगा φ2 जो इस सेकेंडरी कॉइल में भी पास हो रहा है, लिंक्ड हो रहा है, ये भी चेंज हो जाएगा अगर प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होगा तो ये यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ठीक है, व्हेन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज कांस्टेंट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी N2 φ2 अपॉन I1। ठीक है, और व्हेन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा आप देख सकते हैं वो हो जाएगा -M इंटू dI1/dt। सेकेंडरी में जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट इज M, यहाँ पर क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या रहेंगे यहाँ पर देख लीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट्स ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पर अगर व्हेन द कॉइल्स आर कोएक्सियल, अगर दोनों कोएक्सियल ही हैं, एक्सिस दोनों की सेम करी हुई है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। क्लियर है?
और अगर व्हेन द कॉइल आर कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर तो हमारे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। टू कॉइल्स हैव द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.005 हेनरी इफ द करंट चेंजेस इन अ प्राइमरी कॉइल एज I इज इक्वल्स टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। ये क्वेश्चन दे रखा है, हियर आई नॉट इज 10 एम्पियर एंड ओमेगा इज 100 पाई। तो आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे M की वैल्यू गिवन है 0.005 H। अब यहाँ पे मैंने EMF आपको भी बताया था di/dt हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है 0.005 di/dt हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, या इसी फॉर्म को आप देखिए मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा आई नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आई नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो माइनस 0.005 इंटू आई नॉट की वैल्यू कितनी आगे बचे 10 और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई। अब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू तो टाइम के साथ वेरी कर रही होगी। अब उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस कितनी होगी, तो आप इसको 1 ट्रीट करके आप सॉल्व कर लीजिए इसको, जो आपका आ जाए। क्या आंसर आ जाएगा इसका बच्चे? यहाँ पर आप देखो ये 5 - 5 पाई आ जाएगा। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम EMF इसके अंदर इंड्यूस हो सकता है। नेगेटिव रिप्रेजेंट द साइन डायरेक्शन। तो आगे बात करेंगे बच्चे हम लोग RLDC सर्किट के बारे में। व्हाट इज RLD सर्किट? R मीन्स रेजिस्टेंस, L मीन्स इंडक्टर, ठीक है, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है हमारे पास L। तो RL में अगर DC सर्किट को स्टडी किया जाए तो क्या होता है उसमें, यहाँ पर देखिए R और L दोनों को मैंने ऐसे सीरीज में लगा रखा है और एक बैटरी यहाँ पर EMF की कनेक्ट कर रखी है। अगर मैं t = 0 पर स्विच क्लोज करूँगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? आप एक बात को याद रखेंगे बच्चे, क्या कि इंडक्टर इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट को अपोज करता है। Inductor opposes the instantaneous change in value of current। इंस्टेंटेनियसली चेंज होने को अपोज करता है, ऐसा इनर्शिया बिहेव करता है बच्चे उसके लिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो करंट आएगा, मैं यहाँ पर KVL लगा सकता हूँ। जैसे कि अगर KVL लगाया जाए तो आप देखेंगे E - IR, ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा तो माइनस LdI/dt = 0। KVL लगा दिया मैंने, ये KVL की इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेट करके, हमारे पास ये आ जाएगा वेयर I0 = E/R, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी इस KVL को सॉल्व करने के बाद। इंटीग्रेट कर देंगे, आई वाले वेरिएबल को एक साथ रख लेंगे तो हमें ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। जहाँ पे इंटीग्रेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है I = I0 × 1 - e⁻RT/L, इस तरीके से आएगा, ठीक है। I0 की वैल्यू है हमारे पास E/R। अब यहाँ पर हमने I0 डिफाइन कर दिया E/R, और ये जो L/R आ रहा है इसको हम लोग टाउ टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं बच्चे। टाउ क्या है मेरे पास? L/R। दिस इज नोन एज अ टाइम कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें t = 0 से t = टाइम कांस्टेंट तक वो 63% ऑफ करंट को ग्रो करा लेता है, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर I0 है मेरे पास पीक वैल्यू। द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट इंक्रीजेज अप टू 63% ऑफ द पीक वैल्यू। अगर पीक वैल्यू को मैं I0 डिफाइन कर रहा हूँ तो 63% जो पीक वैल्यू है उसको वो एक टाइम कांस्टेंट में ही
ग्रो करा लेता है या अचीव कर लेता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अ करंट ग्रोथ, ठीक है, करंट ग्रोथ इक्वेशन इन RLDC सर्किट। क्लियर है? इसका एक और बात समझेंगे बच्चे, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, इसका एक ग्राफ भी देखेंगे हम, उससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं। जैसे ही हम की को क्लोज कर रहे हैं, दैट मीन्स एट t इक्वल्स टू 0। आप बताइए कि अगर इस इक्वेशन में मैंने टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दी तो रिजल्ट क्या आएगा? एट t इक्वल्स टू 0 मैंने क्या किया है, जैसे ही की को क्लोज किया है तो इनिशियली देखो करंट 0 था, तो क्या तुरंत ही करंट की वैल्यू आ जाएगी? इस इक्वेशन में पुट करके देखो, जैसे ही t की वैल्यू 0 पुट करिए, हो जाएगा e की पावर 0, दैट मीन्स 1, ये 1 माइनस 1 आ जाएगा, दैट इज 0। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट करंट इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये इंडक्टर जो है t इक्वल्स टू 0 पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, कोई भी करंट अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। हमारे पास ये जो है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की द इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट एंड द करंट इन द सर्किट विल बी 0, क्योंकि इक्वेशन हमें डिफाइन करा रही है ये बात, आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 1 माइनस टी बाई टाउ। तो इस इक्वेशन के हिसाब से भी हम देख पा रहे हैं, जब टाइम की वैल्यू 0 पुट करें तो करंट 0 मिल रहा है। ये हमें शो कर रहा है कि सर्किट में जब भी आपको t इक्वल्स टू 0 गिवन हो जाए, कि पहले चार्ज इंडक्टर नहीं था हमारे पास, बट जैसे ही t इक्वल्स टू 0 पे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे तो इंडक्टर एकदम से चार्ज नहीं दिखाएगा, वो अपने आप को एज अ ओपन सर्किट बिहेव करवाएगा सर्किट के अंदर, ठीक है। और अगर t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट डाल दें इसमें तो क्या होगा, t इक्वल्स टू इन्फाइनाइट डाल देंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज 0। ये पूरा का पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगी और करंट हो जाएगा आई नॉट के बराबर, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट की तरह। यहाँ पर देख लेंगे, आफ्टर क्लोजिंग द की इंस्टांस बिहेव लाइक अ सिंपल कनेक्टिंग वायर एंड द करंट इन द सर्किट इज कांस्टेंट। ये हम बोल रहे हैं कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जब t टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है, जब टाइम एकदम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंडक्टर था वो एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब अपने थ्रू ये कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराएगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है? तो ये बातें हमें, ये दोनों बातें हमें यहां से दिख रही हैं कि एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल्स टू आई नॉट। इसी को कंडीशन को हम लोग ओपन सर्किट बोल रहे हैं कि बिहेविंग L बिहेव्स एज ओपन सर्किट t इक्वल्स टू 0 पे, और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से डीसी सप्लाई में इंडक्टर काम करता है। ओके, इसका ग्राफ देखें अगर हम लोग, तो देखिए ग्राफ ऑफ अ करंट ग्रोथ क्या रहेगा ग्राफ हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है I इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व है जिसकी वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे 0 है करंट की वैल्यू, और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये हमारे पास आई नॉट वैल्यू देगा। तो ये ग्राफ जो आएगा एक्सपोनेंशियली इस तरीके से आएगा मेरे पास, ठीक है। ये t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं आपको आई नॉट देगा। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि t इक्वल्स टू टाउ, t इक्वल्स टू टाउ, दैट मीन्स वन टाइम पीरियड, वन टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट में वो 63% ऑफ करंट को अचीव कर लेगा। आप यहाँ पे वैल्यू डाल के देख सकते हैं, जैसे ही आप t की वैल्यू टाउ डालेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1, और उसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि i की जो वैल्यू है दैट इज 0.63 ऑफ आई नॉट, दैट मीन्स 63% ऑफ द करंट वो एक्वायर कर लेगा या अचीव कर लेगा इन फर्स्ट या वन टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कि ठीक है, अगर यहाँ पर करंट डेवलप हो गया, दैट इज
करंट मेरे पास जा रहा है आई नॉट के बराबर, दैट इज ई बाई आर। और अगर मैंने स्विच बैटरी से रिमूव कर दिया, जैसे बैटरी हटा दी, यहाँ से बैटरी हटा दी, मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो पहले नीचे कनेक्ट था तो बैटरी से करंट फ्लो हो रहा था इस तरीके से, बट जैसे ही मैं यहाँ पर स्विच को 2 वे स्विच है ऊपर की तरफ कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा, अब बैटरी का काम तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट जा रहा था क्या वो एकदम से ज़ीरो हो जाएगा या धीरे धीरे ज़ीरो होगा? क्या बोलते हो बच्चे, क्या वो एकदम से गिर जाएगा या धीरे धीरे जाएगा? उसको धीरे धीरे जाना होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात लिखाई थी, क्या? इंडक्टर अपोजेस द इंस्टेंटेनियस चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट। करंट को इंस्टेंटेनियसली चेंज होना अलाउ नहीं करेगा वो। ऐसा नहीं कि पहले करंट था आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू ई बाई आर, वो अचानक से जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होने देगा इंडक्टर। तो ये करंट अचानक से जीरो नहीं होगा। तो ये अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था तो अभी भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, बट धीरे धीरे से ये एनर्जी रजिस्टर में लॉस होगी और ये करंट डिके होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए करंट डिके को समझते हैं हम लोग। करंट डिके की इक्वेशन को समझें तो हम लोग यहाँ पे फिर केवीएल लगा के इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, दैट इज हम टाउ डिफाइन कर सकते हैं एल बाई आर। तो अगेन हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पर देख सकते हैं एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट। इनिशियली करंट था उसको चेंज नहीं होने दिया उसने इंस्टेंटेनियसली, बट एट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा तो आई की वैल्यू आप देखो जीरो हो जाएगी, तो करंट जीरो हो जाएगा। तो ये है करंट डिके, इसी को बोलते हैं करंट डिके। करंट डिके हो रहा है, पहले ग्रो हो रहा था अब डिके हो रहा है, ये भी एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं हम, ग्राफ ऑफ अ करंट डिके। तो इनिशियली टी इक्वल्स टू जीरो पर मेरे पास करंट था आई नॉट, और फिर एकदम डिके होते होते कभी ना कभी वो टेंड्स टू इन्फिनिटी पर बिल्कुल ही करंट जीरो हो जाएगा। एक और बात यहाँ पर कि वन टाइम कांस्टेंट, ये टाउ आएगा, वन टाइम कांस्टेंट में 63% ऑफ द करंट विल डिके, दैट मीन्स रिमेनिंग करंट इज ओनली 37%। ये आपको समझना है, याद रखना है। क्लियर है क्या? कोई भी दर्द गिला शिकवा? चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन ये सिंपल सा, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, टी इक्वल्स टू जीरो पे हमने स्विच को क्लोज किया है, टी इक्वल्स टू जीरो पर स्विच को क्लोज किया है, और आपसे पूछा जा रहा है एट टी इक्वल्स टू जीरो करंट क्या होगा और एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिट करंट क्या होगा। ट्राई कीजिए। सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए इस पर। ध्यान रखना है आपको, टी इक्वल्स टू जीरो या फिर जब हमने बैटरी कनेक्ट की उस इंस्टेंट पर जो इंडक्टर है वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो आप दोनों इंडक्टर्स को एज अ ओपन सर्किट कर दो टी इक्वल्स टू जीरो पे, तो करंट कितना आ जाएगा बच्चे? करंट के पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। एट टी इक्वल्स टू जीरो सर्किट कैसा हो जाएगा? दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज ओपन, this is 2 ohm and this is open। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो सर्किट इस तरीके का हो जाएगा। तो कोई भी करंट क्या फ्लो होगा यहाँ से? बिल्कुल नहीं होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। तो पहले का आंसर आ गया आई विल बी जीरो। बट एट टी इक्वल्स टू इन्फाइनाइट क्या होगा? टी इक्वल्स टू इन्फाइनाइट मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, मतलब वो वहाँ पे सिंपल वायर की तरह क्रिएट हो जाएगा। तो सर्किट ड्रॉ किया मैंने वापस से, ये देखो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम और ये है 10 वोल्ट। तो करंट देखिए कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिए, इंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा 2 ओम। इंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस आपको गिवन हो
तो वो आपको एज इट इज़ लेना होगा एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिट। तो यहाँ पर 2 ओम है तो करंट कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं। दिस 2 ओम इज इन सीरीज, दैट मीन्स ये मिलके हो गया 4 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम मिलके पैरेलल में कनेक्शन है, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 2 × 4 अपॉन 2 + 4 दैट इज 8/6 दैट इज 4/3। ठीक है, अब ये टोटल जो 4/3 है वो इस 2 के संग सीरीज में है तो ऐड कर देंगे, तो आर इक्विवेलेंट डैश था ये, और ये अब आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 + 4/3 दैट इज 10/3। दिस इज आर इक्विवेलेंट। अब पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 10/3 ओम। तो करंट हम निकाल सकते हैं क्या? करंट हमारे पास हो जाएगा 10 वोल्ट्स बाई आर इक्विवेलेंट दैट इज 10/10/3, आंसर आ गया 3 एम्पियर। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ RLDC सर्किट। ठीक है, तो ये एक तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। जब भी आपके इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ एक ही काम करना है बच्चे, और वो है आप तुरंत ही t = 0 पर, अगर पहले से अनचार्ज थे, इस चीज़ को ध्यान से देख लें आप, पहले से अनचार्ज इंडक्टर थे तो t = 0 पे आप उनको एज अ ओपन सर्किट की तरह ट्रीट कर लेंगे, और कहीं अगर t = इन्फिनिट पे बात करवाई जाएगी तो आप उनको एज अ शॉर्ट सर्किट मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन गिवन है, इसके बारे में देखेंगे। इन RL सीरीज DC सर्किट E = 8 वोल्ट, R = 2 ohm and L = 2 millihenry, then find the saturation current. Saturation current means E/R, मतलब saturation current मतलब t = इन्फिनिट पे जो करंट हो गया, कांस्टेंट करंट जो हो गया। मैक्सिमम रेट ऑफ द करंट चेंज, di/dt की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है वो, टाइम कांस्टेंट और हाफ टाइम। टाइम कांस्टेंट L/R और हाफ टाइम मतलब जब हाफ करंट को अचीव कर ले। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ बच्चे। अगर मेरे पास इस तरीके से R है, एक L है इंडक्टर, और यहाँ पर एक बैटरी है, t = 0 पर मैंने इस बैटरी को कनेक्ट किया है, तो क्या होगा आप सारी चीज़ें देख लीजिए। जो करंट है दैट इज़ I0 1 - e⁻ t/τ, ये हमारे पास है, ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है L/R। ठीक है, हाफ टाइम की वैल्यू क्या होगी बच्चे? हाफ टाइम की वैल्यू 0.693 टाउ के बराबर होगी, जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली 0.7 टाउ लिख सकते हैं। हाफ टाइम इज अ टाइम इन विच करंट हाफ अचीव हो जाता है, हाफ तक ग्रो कर जाता है। जैसे कि आपको ग्राफ पता है, ग्राफ मैंने आपको बताया था, दिस इज टाइम एंड दिस इज आई। तो करंट इस तरीके से जाता है, t = इन्फिनिटी पे होगा, 63% तक वो राइज कर जाता है 1 टाइम कांस्टेंट में। तो I/2 कितने टाइम में होता है? I0/2। अगर I0 इज द मैक्सिमम सैचुरेशन करंट तो वो है अराउंड 0.7 टाउ में। क्लियर है? ये सब आपको निकालना आना चाहिए। आगे और क्या पूछा गया है हमसे? हाफ टाइम हो गया, टाइम कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt, तो di/dt हमारे पास जो हो जाता है बच्चे वो है E/L e⁻ t/τ। ये है इसका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, कितना हो जाएगा? E/L के बराबर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। निकाला बच्चे सारी वैल्यूज? ओके, तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी है? E की वैल्यू है 8 वोल्ट्स। ओके, R की वैल्यू कितनी है? 2 ओम, और L की वैल्यू है हमारे पास 2 मिलीहेनरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं सैचुरेशन करंट I0 निकाल देता हूँ, दैट इज़ E/R, दैट इज़ 8/2, दैट इज़ 4 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला मैक्सिमम रेट ऑफ द करंट di/dt की मैक्सिमम अगर वैल्यू देखनी है हमें तो वो E/L के बराबर आ जाएगी, दैट इज़ 8/2 × 10⁻³ और
टाइम कांस्टेंट पूछा गया है, टाइम कांस्टेंट तो L/R होगा, दैट इज़ 2 × 10⁻³ दैट इज़ 10⁻³ सेकेंड्स में हो जाएगा ये, ठीक है। और हमसे पूछा गया है हाफ टाइम, तो हाफ टाइम हो जाता है ऑलमोस्ट 0.7 टाउ, दैट इज़ 0.7 × 10⁻, ये सेकेंड्स में था, -3 सेकेंड्स। दिस विल बी द आंसर, सॉरी। क्लियर है क्या? समझ में आ गए बच्चे यहाँ तक? तो ये सारे पार्ट बच्चे इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है करंट I जो है दैट इज t² + 2, मतलब करंट इंक्रीजिंग है टाइम के साथ। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ओके, एट 2 सेकेंड्स की बात कर रहा है। ट्राई कीजिए इसको, KVL लगाना है आपको A से लेके B तक के लिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, L दे रखा है और उस इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है। अगर ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो बाई लेंस लॉ हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो EMF इंड्यूस होगा वो इस करंट के इंक्रीज होने को कम करेगा, मतलब करंट इस तरीके से आएगा कि इस इंक्रीमेंट ऑफ करंट को ही अपोज करें। तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इसी डायग्राम को बनाऊँ, अब करंट मेरे को दे रखा है t² + 2, तो di/dt कितना हो जाएगा बच्चे, दैट इज़ 2t। और अगर मैं करंट निकालूँ t = 2 पर और di/dt निकालूँ t = 2 पर, तो ये कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा 4 + 2 दैट इज़ 6 एम्पियर, और ये आ जाएगा 4 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरे पास करंट और करंट का रेट आ गया। अब जो EMF इंड्यूस होगा इसके अंदर दैट इज़ -L di/dt। करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए EMF उल्टा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस इस तरीके से लगाया है। तो ये हो जाएगा, मॉड निकाल लेते हैं इसका सिर्फ सिंपली, तो L की वैल्यू है 0.5 हेनरी इंटू di/dt 4 है, दैट मीन्स 2 आ गया। तो ये सर्किट इस तरीके से हो गया, आप ये समझिए t = 2 पर ये 2 ओम, ये अपोजिट में आपको 2 वोल्ट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का वो भी ड्रॉप कराएगा, और फिर लास्ट में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है। दिस इज़ पॉइंट B, दिस इज़ पॉइंट A। अब A से लेके B तक आप KVL लगा दीजिए। KVL लगा दो अगर मैं A से लेके B तक, तो VA माइनस, अब करंट इसमें से कितना जा रहा है 6, ठीक है, 6 × 2 -2, ये हमारे पास जो ड्रॉप करवाएगा, फिर 6 × 2 दैट इज़ -6 × 2, 3 ओम में से -6 × 3 दैट इज़ इक्वल्स टू VB। हम यहाँ से KVL लगाते लगाते यहाँ पहुँच गए B पॉइंट में। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 12 - 2 मतलब -14, फिर -12 दैट इज़ 26, और देन 18 दैट इज़ 44। तो VA - VB की वैल्यू आ गई मेरे पास 44 वोल्ट्स। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। दिखाई दे रहा है सभी को, समझ में आ गया ये पार्ट? एक बार देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट है इसमें तो मैं वापस से बोल देता हूँ। सबसे पहले मैंने करंट की वैल्यू चेक करी t² + 2, करंट इंक्रीज हो रहा है तो जो EMF आएगा वो इस तरीके से आएगा, मतलब इस तरफ प्लस आएगा अपोज करने के लिए उसको लेंस लॉ के हिसाब से। तो जो EMF की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 0.5 × 4, 2 के बराबर। अब यहाँ पर ये जो सर्किट है पूरा आप यहाँ पर देखिए, ये 2 ओम जो था वो एज इट इज़ है, ये जो इंडक्टर का 2 ओम है उसको मैंने यहाँ पर दिखा दिया, और इंडक्टर ने जो पोटेंशियल ड्रॉप किया है उसको 2 वोल्ट एट t = 2 पर हमने जो EMF निकाला उसको यहाँ पर बैटरी की तरह बना दिया, और 3 ओम एज इट इज़ है। तो ये हमारे पास पूरा सर्किट बन गया t = 2 पर। अब कितना ड्रॉप हो रहा है इसे लेके B तक हम लोग KVL लगा के निकाल सकते हैं। कोई भी परेशानी यहाँ तक? पक्की बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे और आगे समझते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, अगर आई करंट उसके थ्रू फ्लो हो रहा है बच्चे, तो दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि एल इंडक्टर है और उसके अंदर अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोग कैपेसिटर में बात करते हैं कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी भी निकाल देते हैं हम कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी डेंसिटी है स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम इंडक्टर के लिए बोलेंगे कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी होती है स्पेस में उसको समझ लेते हैं एक बार, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ इंडक्टर। फॉर अ सोलेनॉइड द इंडक्टेंस इज गिवन बाय दिस एंड वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड इज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो यहाँ से हम L को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हाफ एल आई स्क्वायर जब मैंने निकाला तो मेरे पास जो एनर्जी आई वो ये आई, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम। ए एल क्या हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आया इंडक्टर के लिए वो आया U अपॉन ए एल, जिसको मैं स्मॉल यू से डिनोट कर देता हूँ। दिस इज एनर्जी डेंसिटी। ये मेरे पास आई बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, या फिर इसको हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ऐसे करके याद कर लेते हैं, जैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर याद करते थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी जो होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, ऐसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी है हमारे पास दैट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। क्लियर है? ये वैसे तो हमने इंडक्टर के लिए ड्राइव किया है बच्चे, बट स्पेस में कैसी भी मैग्नेटिक फील्ड हो वहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी होगी दैट इज बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। ये आपको याद होना चाहिए। और इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आगे देखते हैं। अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल। दिस इज द 25 मिली जूल क्या है बच्चे, एनर्जी। When the current in the inductor is 60 milliampere, this inductor has a inductance of NEET 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। आपसे एनर्जी दे रखी है, करंट दे रखा है और इंडक्टेंस पूछ रहे हैं, निकालिए बच्चे। तो हमारे पास U का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर होता है, लगा देंगे इसको तो क्या आ जाएगा। U हमें दे रखा है 25 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल हो जाएगा ये, सॉरी व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर। L निकालना है, 60 मिली मतलब 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर। यहाँ से L देख लीजिए आप कितना आ जाएगा, तो 25 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 2 अपॉन 60 इंटू 10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर। ये अराउंड आपके पास ऐसा आ जाएगा बच्चे 13.89 समथिंग। डी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, हेनरी में। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है हाफ एल आई स्क्वायर। इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। आगे समझते हैं बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। अगर दो इंडक्टर सीरीज या पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले रेजिस्टेंस की तरह आते हैं। अगर सीरीज में है दो इंडक्टेंस L1 एंड L2 कोफिशिएंट के, तो इनका जो L इक्विवेलेंट होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, L इक्विवेलेंट लिख देता हूँ मैं इसको, L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन। जितने भी हमारे पास इंडक्टर सीरीज में लगा दोगे उनका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस अप टू Ln। ये हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को काउंट में नहीं कर रहे हैं, विदाउट टेकिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो L इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 प्लस L2। और पैरेलल में बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, दिस इज L इक्विवेलेंट। सीरीज पैरेलल का मतलब भी वही है, जब हमारे पास दो इंडक्टर या तीन इंडक्टर जिनमें करंट सेम जा रहा है दैट मीन्स वो सीरीज में हो गए, जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दैट मीन्स वो पैरेलल में हो गए। क्लियर है?
तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 सो ऑन, और पैरेलल के लिए 1 बाई L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर देखिए ये एक फिगर आपको शो है, इसका आप इंडक्टेंस इक्विवेलेंट निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस L1 बोलूँ, इसे L2 बोलूँ, तो ये दोनों मेरे पास पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में हो जाएंगे 0.5 हेनरी 0.5 हेनरी, इन दोनों का मैं इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ। तो 1 बाई एल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, ये फॉर्मूला होगा। हम इस तरीके से दो में काम करेंगे ताकि फास्ट रिजल्ट आ जाए, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। इस तरीके से आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, दो के लिए ही हमारे पास ये है, अदरवाइज दो से ज़्यादा हो जाए तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखो 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 0.5 दैट इज़ 1, ये आगे 0.25 हेनरी। तो पूरा क्वेश्चन ये इस तरीके से हो गया। यहाँ तो 0.25 था ही, इन दोनों का मिलके भी 0.25 ही हो गया हेनरी, और ये है 0.5 हेनरी। अब ये तीनों सीरीज़ में हैं, तो तीनों सीरीज़ में तो डायरेक्टली ऐड कर दो, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.5 दैट इज़ 1 हेनरी। क्लियर है क्या? सिंपल है। चलिए तो आगे चलें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज एसी जनरेटर। हम बात करेंगे एसी जनरेटर या डायनामो भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायनामो। एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोगों ने देखा हुआ जनरेटर होता है एक हमारे पास घरों में कई बार, या फिर सोसाइटी में किस तरीके से जनरेटर होता है, एक मैकेनिकल वहाँ पर लेवर होता है जिसको रोटेट करते हैं बहुत तेज़ी से, कट 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 छोड़ देते फिर वो घूमने लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है इसको देख लेते हैं। इट works on the principle of electromagnetic induction. As the coil rotates in the magnetic field, the orientation of the coil changes, which results in the induction of the EMF. ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी, ये इसको कट कर रहा होगा। क्या? अगर इस एक्सिल को आप घुमाओगे कुछ समवॉट ओमेगा एंगल से, आपने इसको घुमाया, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इस एंगुलर वेलोसिटी से आप इसको रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करते 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 ये क्या होगा, यहाँ पर ये वाली जो है और ये वाली जो आर्म है इस कॉइल की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रही होगी। समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर है? तो इस कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स चेंज होगा हम उसको लिख सकते हैं क्या मैथमेटिकली? देखिए, फ्लक्स लिंक्ड इज इक्वल्स टू एन बी डॉट ए, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे लेट से थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। अब ये थीटा जो टाइम के संग चेंज हो रहा होगा दैट इज ओमेगा टी, तो फाई हमारे पास हो जाएगा एन बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है? यहाँ पर अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूँ डी फाई बाई डी टी, तो देखो एन बी ए कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है? तो ईएमएफ हो जाएगा मेरे पास माइनस डी फाई बाई डी टी, दैट इज ये आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द ईएमएफ। क्या मैं इसको ई नॉट बोल सकता हूँ बच्चे? अगर इसको ई नॉट बोल दें तो पूरा ईएमएफ का मेरे पास जो फंक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा,
ई का फंक्शन आ जाएगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। ठीक है, दिस इज द पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय द एसी जनरेटर। बट यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये है पीक वोल्टेज और ये साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है हमारे पास ईएमएफ। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो एक साइन कर्व के साथ आएगा। इसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इस तरीके से मेरे पास क्रिएट होगा और इसी को हम बोल रहे हैं एसी सप्लाई, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर ने क्या किया, हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस किया टाइम के साथ वो साइनोसॉइडली वेरी करता हुआ दे दिया हमें। तो जब हम कॉइल को घुमा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी। ये जो कॉइल घूमेगी यहाँ पर, ये एक्सल है, ये स्लिप रिंग्स हैं, स्लिप रिंग्स रोटेट करती हैं, ये कार्बन ब्रशेज़ हैं बच्चे, कार्बन ब्रशेज़ फिक्स रहते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रहे, यहाँ पे कांटेक्ट बना रहे। तो यहाँ पर जैसे ही ये कॉइल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो आपको एक करंट प्रोड्यूस करवाएगी यहाँ पे। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपको यहाँ पे क्रिएट होता है वो मिलेगा। किस तरीके से मिल रहा है वो हमने देख लिया, फ्लक्स लिख के, और फ्लक्स का टाइम चेंज हमने देखा, उसी को हमने ईएमएफ के बराबर कर दिया। क्लियर है, कोई भी दर्द गिला शिकवा यहाँ तक। करंट भी देख सकते हैं हम लोग, जो करंट आ जाएगा दैट इज ई बाई आर। लेट्स से अगर आर रेजिस्टेंस है, ई की वैल्यू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी बाई आर कर दिया मैंने, तो ये आ गया ई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको मैं बोल देता हूँ आई नॉट। तो करंट अगर सिर्फ रेजिस्टेंस हमने लगाया तो करंट ईएमएफ के फेज के साथ ही चलेगा। ठीक है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है। तो करंट और ईएमएफ जो है वो हमेशा सेम फेज में रहेंगे रेजिस्टेंस में। और यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लक्स, फ्लक्स अगर देखो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी है और वहाँ पर साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर ये फेज डिफरेंस रहेगा। क्लियर है, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड में। तो एसी जनरेटर किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर आप समझ लीजिए बच्चे एक बार में, कि ये कॉइल जो है इसको रोटेट करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और इसके अंदर कुछ भी खास नया बात नहीं है। क्लियर है, कोई परेशानी यहाँ तक। सम बेसिक कंपोनेंट ऑफ एसी जनरेटर, एक एक करके हम देख लेंगे इस बातों को। फील्ड, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉइल्स ऑफ द कंडक्टर, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द फील्ड कट आर्मेचर टू प्रोड्यूस वोल्टेज। ठीक है, इस तरीके से कॉइल घूमती है और मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है ताकि वोल्टेज हो पाए। आर्मेचर क्या है, द पार्ट ऑफ द एसी जनरेटर वेयर द वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज आर्मेचर। क्लियर है। प्राइम मूवर, इट इज़ अ कंपोनेंट विच ड्राइव्स द एसी जनरेटर, इट कैन बी आइदर एन इंजन और अ डीसी मोटर। ठीक है, कोई इंजन लगा दिया हमने जो उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है जो वापस से कन्वर्ट होकर हमें मिल रही है। ठीक है, रोटेटर, कंपोनेंट ऑफ अ एसी जनरेटर विच इज रोटेटिंग। प्राइम मूवर रोटेट्स द रोटेटर। स्टेटर, द स्टेशनरी पार्ट ऑफ अ एसी जनरेटर, उसको स्टेटर बोलते हैं। स्लिप रिंग्स आर द कनेक्शन यूज टू ट्रांसफर द पावर टू एंड फ्रो फ्रॉम द रोटर टू अ एसी जनरेटर। दे आर डिजाइन टू कंडक्ट द फ्लो ऑफ करंट। स्लिप रिंग्स कनेक्ट हैं बच्चे कॉइल के साथ डायरेक्टली, वो स्लिप रिंग्स भी कॉइल के साथ घूम रही हैं और कार्बन ब्रशेस को वो सप्लाई कर रही है। कार्बन ब्रशेस फिक्स हैं, कार्बन ब्रशेस को वो एनर्जी सप्लाई कर रही हैं। तो ये हमारे पास कुछ कुछ बातें हैं एसी जनरेटर के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। मेन हमारे पास जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो कॉइल है वो घूमती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसका फ्लक्स टाइम के संग चेंज हो रहा होता है। ना तो कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही। तो जो फैक्टर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ चेंज हो रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो फैक्टर क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए। जो अगर इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरफ मेरे पास एरिया है, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, इस समय फ्लक्स जीरो है। बट ये जिस इंस्टेंट पे घूम रहा है, ये जो घूम रहा है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी तो हमेशा इस तरफ है, ए जैसे ही झुकेगा एंगल चेंज होने लग जाएगा, और एंगल चेंज होगा तो हमें फ्लक्स चेंज होता हुआ मिलेगा जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है बच्चे।
So this is all about AC generator. Nikola Tesla is credited with the development of AC generator. कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चे यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नीट 2015 का ये क्वेश्चन देखेंगे, मोशनल ईएमएफ के ऊपर है। क्या बोल रहा है ये? अ कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड L एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर। द फ्रेम मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. द ईएमएफ इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू, ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगा? इस फ्रेम को v से ले जा रहे हैं और यहाँ पे करंट I प्रोड्यूस हो ही रहा है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना आएगा वो निकाल सकते हैं क्या आप लोग? और मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये वाली आर्म भी V से चल रही है। देखो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म में तो कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ इस वाली आर्म में और इस वाली आर्म में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली जो आर्म्स हैं इनकी लेंथ जो है वो V के साथ पैरेलल है, तो L और V अगर पैरेलल हो गए तो हमें कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता। मोशनल ईएमएफ में हमने बात समझी है। दूसरा, ये वाला जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये एल के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड किधर ज़्यादा होगी? यहाँ पर। तो ईएमएफ अगर इस साइड को हम नाम दे दें PQRS, तो PQ और RS वाली जो हमारी साइड है इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो नेट ईएमएफ आपको निकालना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। ट्राई कीजिए। ट्राई किया बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड लिख के देखिए आप। ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, डिस्टेंस से देख लिए कहाँ से दे रखी है। इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस हमें गिवन है ये x, ये x गिवन है और ये l गिवन है। तो दिस इज़ x एंड दिस इज़ l। तो यहाँ से ये जो दूरी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? x माइनस l/2, और ये जो दूरी है कितनी हो जाएगी? x प्लस l/2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2। B1 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं μ0I/2πd। तो 2πd की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस l/2, और B2 की वैल्यू आप देखो μ0I/2πd, दैट इज x प्लस l/2। क्लियर है? अब जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा दैट इज PQ, वो देखिए कितना होगा, उसको E1 लिख देता हूँ, दैट इज B1VL। स्क्वायर है हमारे पास तो सारी साइड्स L की होंगी, स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है। अब B1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और E2 जो हमारे पास होगा वो होगा B2VL। तो जो नेट हमारे पास हो जाएगा दैट इज E1 माइनस E2, दैट इज B1VL माइनस B2VL। अब यहाँ पे हम V और L को कॉमन निकाल सकते हैं। B1 माइनस B2, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए बच्चे। B1 हमने देखा कितना था, μ0I/2πd, और D था हमारे पास x माइनस l/2 माइनस μ0I/2πd जो था l+2। ठीक है, यहाँ से और कॉमन निकाल लीजिए, μ0I/2π बाहर आ जाएगा, VL पहले से ही था, ठीक है। ये हो जाएगा 2/2x माइनस l माइनस ये हो जाएगा 2/2x प्लस l। क्लियर है? ये भी आप बाहर निकाल लेंगे तो आपको पास बच जाएगा, ये 2 से आप देखो 2 भी बाहर निकाल लोगे तो यहाँ 1 1 बच गया। तो μ0I/VL/π, नीचे की तरफ पाई आ रहा है सिर्फ। यहाँ पे आपने LCM लिया तो 2x प्लस l माइनस ऑफ 2x माइनस l अपॉन 2x माइनस l अपॉन 2x प्लस l। तो ये आ गया μ0I/VL/π। यहाँ पे देखेंगे आप तो 2x ने 2x को काट दिया,
दैट इज 2x माइनस एल इंटू 2x प्लस एल। तो हमारे पास ये 2l भी बाहर चला जाएगा, तो जो प्रोपोर्शनलिटी आ रही है वो ऑप्शन में अगर हम कंपेयर कराएं तो प्रोपोर्शनलिटी आ रही है 1/2x माइनस एल इंटू 2x प्लस एल के प्रोपोर्शनल। तो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चे? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दैट इज बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मैच कर रहा है 1/2x माइनस एल इंटू 2x प्लस एल। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जब एक लॉन्ग वायर से हम एक फ्रेम को दूर ले जा रहे थे, जो फ्रेम की पार्ट वो वाली साइड जो पैरेलल थी वायर के, वो आपको ईएमएफ इंड्यूस करके दे रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में दे रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस कराया है E1 माइनस E2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है। द करंट इन द इंडक्टर इज वेरिंग विद रेस्पेक्ट टू द टाइम एज शोन इन द फिगर। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इज, मैग्नीट्यूड वाइज बताना है हमें सिर्फ। तो आप देखेंगे बच्चे इसमें करंट वर्सेस टाइम कर्व आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर करंट लीनियरली राइज हो रहा है, फिर यहाँ पर लीनियरली फॉल हो रहा है, t/2 तक राइज हुआ है और अगले t/2 तक फॉल हुआ है, तो 0 तक गया है, 0 से ही। तो आपको बताना है कि इंडक्टर है, वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा। तो आपको पता है di/dt, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं इस समय, दैट इज L di/dt। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो di/dt कांस्टेंट हो गया, L हमेशा पॉजिटिव है ही हमारे पास, तो आप देखो कांस्टेंट वोल्टेज आ गई। ठीक है, और किसी में कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो आंसर हो गया इसका डी। डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं, वैसे आगे भी देख लेते हैं हम। t/2 तक कांस्टेंट है, पॉजिटिव ले लिया, उसके बाद जब नेगेटिव स्लोप है हमारे पास तो ये नेगेटिव आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। तो डी हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ये भी हमारे पास नीट 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का क्वेश्चन है बच्चे। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे हमारे पास नीट में आते हैं। तो EMI चैप्टर यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया। ये सारी चीज़ें जो बताई आपको, ये सारे फॉर्मूले जो बताई, ये याद होने चाहिए आपको। इन फॉर्मूले पर ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं नीट 2022 में। क्लियर है बच्चे? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।